स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 36 हमने कल स्टार्ट कराया था और चैप्टर का नाम था मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। अब हमने कल आपको गुणसूत्र के बारे में पढ़ाया। गुणसूत्र की खोज किसने की, अध्ययन किसने किया, इसके अलावा गुणसूत्र के प्रकारों के बारे में भी बताया था। वायरल गुणसूत्र हुए, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र हुए, यूकैरियोटिक गुणसूत्र हुए। इसके अलावा गुणसूत्रीय विकार जो हैं अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम गुणसूत्रीय विकृतियां कहते हैं। चूंकि मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं और उन 46 गुणसूत्र में से 44 जो गुणसूत्र हैं वो नर और मादा में समान होते हैं, जिन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, और एक जोड़ी नर और मादा में दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं। नर के अंदर XY और मादा के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं। चूंकि दो प्रकार के गुणसूत्र हो गए, एक तो लिंगों का निर्धारण करने वाले लिंग गुणसूत्र और एक लिंगों का निर्धारण नहीं करने वाले अलिंग गुणसूत्रों को हम दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। तो गुणसूत्रीय विकृतियां लिंग गुणसूत्र से संबंधित भी थी और अलिंग गुणसूत्र से संबंधित भी थी। उसी चैप्टर के अंदर अगला जो टॉपिक है वो है आपका सहलंगता। अब सहलंगता किसे कहते हैं, कल भी बताया था मैंने कि गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की क्रिया सहलंगता कहलाती है। देखो बच्चों, जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की क्रिया सहलंगता कहलाती है। गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की क्रिया सहलंगता कहलाती है। अर्थात एक ही गुणसूत्र के ऊपर स्थित जीनों में वंशानुगति के समय साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम सहलंगता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। सहलंगता की खोज सट्टन नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? सट्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब सहलंगता के बारे में क्या है, सहलंगता के बारे में स्पष्ट किया था वो था आपका वाटसन और पुन्नेट ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने सहलंगता को सिद्ध किया था कि जो जीन जिस गुणसूत्र पर स्थित है उसी गुणसूत्र पर रहते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो हम पढ़ेंगे अब वाटसन एवं पुन्नेट का प्रयोग। वाटसन एवं पुन्नेट का प्रयोग। वाटसन एवं पुन्नेट का प्रयोग। वाटसन एवं पुन्नेट ने 1906 में मीठी मटर पर वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इसका लेथाइरस ओडोरेटस पर प्रयोग करके
सहलंगता के बारे में, सहलंगता के बारे में बताया। वाटसन एवं पुन्नेट ने 1906 में मीठी मटर पर प्रयोग करके सहलंगता के बारे में बताया था। जो वाटसन और पुन्नेट थे, इन्होंने जो मीठी मटर थी उस पर आनुवंशिक प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर जो भी रिजल्ट आया उसके आधार पर इन्होंने सहलंगता के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने मीठी मटर के नीले पुष्प वाले, नीले पुष्प जिसको हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, नीले पुष्प व लंबे परागकण, लंबे परागकण को कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादपों का संकरण, पादपों का संकरण लाल पुष्प, लाल पुष्प को स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं एवं गोल परागकण, गोल परागकण को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादपों का संकरण लाल पुष्प एवं गोल परागकण वाले पादपों के साथ कराया, पादपों के मध्य करवाया तो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में सभी पादप प्रभाविता के नियम के अनुसार नीले पुष्प, नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले, लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए, लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए। इसके बाद F1 पीढ़ी से प्राप्त, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का संकरण, पादपों का संकरण अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ करवाया, अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ टेस्ट क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया, कराया तो F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में पादपों का अनुपात, पादपों का अनुपात 1:1:1:1 प्राप्त होना चाहिए था, प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन पादपों का अनुपात 7:1:1:7 प्राप्त हुआ। सुनिए बेटा ध्यान से कि वाटसन एवं पुन्नेट ने 1906 में मीठी मटर के पादप पर प्रयोग करके सहलंगता के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया, मीठी मटर के नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादपों का संकरण, नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादपों का संकरण ये प्रभावी हैं। लाल पुष्प एवं गोल परागकण ये अप्रभावी हैं वाले पादपों के मध्य कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए।
क्यों? क्योंकि प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी जो गुण है वो अप्रभावी गुण को प्रकट होने नहीं देता है। इसके बाद F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का संकरण अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ टेस्ट क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में पादपों का अनुपात 1:1:1 प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन पादपों का अनुपात 7:1:7 प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों के नए संयोजनों की अपेक्षा जनकीय स्वरूप की संख्या अधिक थी। जो संतति पैदा हुई थी उसमें जनकीय जो जनक पादप थे उनके स्वरूपों की संख्या अधिक थी, अर्थात स्वतंत्र अपगुहन के नियम का अनुसरण नहीं करता है। कौन? वाटसन एवं पुन्नेट का प्रयोग। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जिस गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है तो वह वंशागति के समय उसी के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है, अर्थात ट्रांसफर होता है। ठीक है बेटा, एक बार फिर सुन लीजिए। वाटसन एवं पुन्नेट ने 1906 में मीठी मटर पर प्रयोग करके सहलंगता के बारे में बताया। इन्होंने नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादपों का संकरण लाल पुष्प एवं गोल परागकण वाले पादपों के मध्य कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप प्रभाविता के नियम के अनुसार नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए। इसके बाद F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का संकरण अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ टेस्ट क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में पादपों का अनुपात 1:1:1 प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 7:1:1:7। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों में नए संयोजनों की अपेक्षा जनकीय स्वरूपों की संख्या अधिक थी, कि जो भी संतति पैदा हुई थी उनमें जनकों की संख्या, जो जनकों का जो रूप था उसी प्रकार से संख्या अधिक थी। इसलिए जो गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित है वह उसी के साथ रहकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है। अब बेटा प्रयोग देखिए आप। प्रयोग के बारे में देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं बेटा। साथ के साथ बेटा रफ रखो करो और साथ की साथ करा करो। देखो, नीले पुष्प व लंबे परागकण, नीले पुष्प व लंबे परागकण, इनको कैपिटल बी, कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इनका संकरण लाल पुष्प व गोल परागकण, स्मॉल बी, इनके साथ कराया साहब। ये जनक पीढ़ी हो गई, वही बेटा अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस की क्रिया होगी, युग्मक बनेंगे और युग्मक बन जाएंगे कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एल। इधर से बन जाएंगे स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। ये बेटा युग्मक बन गए। अब संकरण करवा दो आप, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। इसके बाद इसके साथ करा दो कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। इसका इसके साथ करा दीजिए आप, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। इसका इसके साथ करा दीजिए
कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। तो F1 पीढ़ी आ गई आपकी। F1 पीढ़ी में सभी पादप नीले पुष्प, सभी पादप नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए। ठीक साहब। अब ये F1 पीढ़ी आ गई आपकी नीले पुष्प व लंबे परागकण का संकरण लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पादपों के मध्य कराया। ये जनक हो गए। दोहरा शंकर संकरण है बेटा, ये द्विशंकर संकरण प्रयोग के आधार पर है। देखो युग्मक बन गए, अर्धसूत्री विभाजन होगा, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी और F1 पीढ़ी के दौरान सभी जो पादप थे वो नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए। अब इसके बाद क्या था कि इसके बाद F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का संकरण, ये F1 पीढ़ी है। इससे पादपों में जो प्राप्त जो पादप थे इनका जो संकरण था वो अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ टेस्ट क्रॉस करवाया। तो F1 पीढ़ी से जो पादप प्राप्त हुआ बेटा, इससे युग्मक कौन कौन से बनेंगे देखिए आप, कैपिटल वी, कैपिटल एल। बेटा द्विशंकर संकरण प्रयोग के आधार पर ध्यान रखना, कैपिटल वी, स्मॉल एल। ठीक, स्मॉल वी, कैपिटल एल, स्मॉल वी, स्मॉल एल। ये चार प्रकार के बन गए। इनका संकरण अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ, यहां लिख लीजिए इनको। चार थे, चारों हमने ऊपर लिख लिए। इनका संकरण अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ, ये अप्रभावी है युग्म विकल्पी। और क्या कराया बेटा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमेशा अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ कराया जाता है। संकरण करवाइए बेटा। देखिए कैपिटल वी, क्योंकि प्रभावी जीन को पहले लिखेंगे हम, स्मॉल वी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। ठीक बेटा, इसका इसके साथ करवाइए, कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। इसका इसके साथ करवाइए, स्मॉल वी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। और इसका इसके साथ करवा दीजिए, स्मॉल वी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, कैपिटल वी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। इसका इसके साथ करवाइए, कैपिटल वी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। इसका इसके साथ स्मॉल वी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल वी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। अब सुनिए बेटा, यहां इनकी अगर प्रतिशत मात्रा देखें हम तो 44% तो ये पादप प्राप्त हुए थे बेटा, और 44% ही ये प्राप्त हुए थे। शेष 6% ये और 6% ये। अब सुनो बेटा, अपेक्षित जो अनुपात था, अपेक्षित अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 1:1:1:1। ये प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त अनुपात की बात करें 7:1:1:7। ठीक, इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि जो संतति प्राप्त हुई F2 पीढ़ी में, उनमें जो लक्षण थे वो जनकों के अधिक थे। किसके अधिक थे, इन दो को देखिए आप, इसको देखिए और इसको देखिए, ये तो ये रहा और ये रहा। ठीक, अब इनकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा है या नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो F2 पीढ़ी थी उसमें जनकीय स्वरूप अधिक थे, जो जनक थे ना इनके वो अधिक थे, अर्थात नया संयोजन कम हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि जो जीन जिस गुणसूत्र पर स्थित है उसी गुणसूत्र पर रहते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे हम सहलंगता कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? फिर दोबारा समझ लीजिए आप एक बार कि वाटसन और पुन्नेट ने मीठी मटर पर प्रयोग करके सहलंगता के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादपों का संकरण
लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पादपों के मध्य करवाया। तो F1 पीढ़ी में सभी पादप नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए थे। F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का संकरण F2 पीढ़ी में जब अप्रभावी युग्म विकल्पी के साथ टेस्ट क्रॉस करवाया तो F2 पीढ़ी में, ये F2 पीढ़ी हो गई बेटा, F2 पीढ़ी में जो पादपों का अनुपात था वो 7:1:1:7 प्राप्त हुआ, जबकि प्राप्त क्या होना चाहिए था, वो 1:1:1:1 ये प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन प्राप्त क्या हुआ 7:1:1:7। इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों में नए संयोजनों की अपेक्षा जनकीय स्वरूपों की संख्या अधिक थी। इसे हम सहलंघता कहते हैं, अर्थात जो लक्षण या जो जीन जिस गुणसूत्र पर स्थित है उसी गुणसूत्र पर रहकर और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होता है। इस प्रवृत्ति को या इस घटना को, इस परिघटना को हम सहलंघता कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक, पीडीएफ फाइल जो नोट्सों की है 36वें चैप्टर की, वो आज आपके पास भेज दी जाएगी। साथ के साथ नोट्स बनाएं और साथ के साथ याद भी करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा आपका सहलंघता के प्रकार। सहलंघता के प्रकार। सहलंघता के प्रकार। देखिए बेटा, सहलंघता दो प्रकार की होती है। पहली है बेटा आपकी पूर्ण सहलंघता, और दूसरी है बेटा आपकी अपूर्ण सहलंघता। पहली कौन सी बेटा? पूर्ण सहलंघता। अब सहलंघता का मतलब हमारे समझ में आ गया कि गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने की प्रक्रिया जो घटना है वो सहलंघता कहलाती है। अब पूर्ण सहलंघता की बात करें, जब गुणसूत्रों पर स्थित जीनों के मध्य नजदीकी अधिक होती है। उपस्थित जीन अधिक नजदीक होते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम सीधे ही। जब गुणसूत्रों पर स्थित जीन अधिक नजदीक होते हैं, अधिक नजदीक होते हैं, तो इनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोजनों के बनी रहती है, तो इसे पूर्ण सहलंघता कहते हैं। जब गुणसूत्रों पर स्थित जीन अधिक नजदीक होते हैं, पास होते हैं, तो इनकी वंशानुगति पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोजनों के बनी रहती है। इसे हम पूर्ण सहलंघता कहते हैं। अब यहाँ अपूर्ण सहलंघता की बात करें तो इसमें सहलंघता वंशानुगत नहीं होती है। इसमें सहलंघता वंशानुगत नहीं होती है। इसमें सहलंघता वंशानुगत नहीं होती है, अर्थात जीनों के मध्य आदान प्रदान होता है।
जीनों के मध्य आदान प्रदान होता है और इसमें गुणसूत्रों पर जो स्थित जीन हैं उनके मध्य दूरियां होती हैं। यहाँ नजदीकी थी, यहाँ पर दूरी होंगी। जब दूर होंगे, गुणसूत्र दूर होंगे तो क्या होगा, वहां जीन विनिमय की क्रिया होगी। क्या होगी? जीन विनिमय की क्रिया होगी। और जब जीन विनिमय की क्रिया हो गई, इसको क्या कहेंगे हम? अपूर्ण सहलंगता। क्या कहेंगे? अपूर्ण सहलंगता। समझ में आ गया बेटा सहलंगता के प्रकार? कि जब पहला कौन सा है? पूर्ण सहलंगता। जब गुणसूत्रों पर स्थित जीन अधिक नजदीक होते हैं तो इनकी वंशानुगति पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोजनों के बनी रहती है, तो इसे हम पूर्ण सहलंगता कहते हैं। अपूर्ण सहलंगता की बात करें तो इसमें सहलंगता वंशानुगत नहीं होती, अर्थात जीन विनिमय की क्रिया के दौरान, अर्थात जीन विनिमय की क्रिया के दौरान जीनों का आदान प्रदान होता है। जीनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है और इनके जीनों के मध्य दूरी होती है। वहां नजदीक होते हैं या दूर होते हैं तो जीन विनिमय की क्रिया होगी और जीनों का आदान प्रदान होगा, तो इसे हम अपूर्ण सहलंगता कहते हैं। पूर्ण सहलंगता और अपूर्ण सहलंगता। अब सहलंगता आपकी समझ में आ गई है तो इसके बाद हम जीन विनिमय की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन विनिमय सुनिए आप। जीन विनिमय अगला टॉपिक है आपका जीन विनिमय। देखिए बेटा, जीन विनिमय के बारे में किसने बताया? वाटसन और पुन्नेट ने। किसने बताया? वाटसन और पुन्नेट ने। किसने बताया बेटा? वाटसन और पुन्नेट ने सर्वप्रथम बताया। और क्या बताया? कि समजात गुणसूत्र और असमजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों के आदान प्रदान की क्रिया जीन विनिमय कहलाती है। समजात गुणसूत्र और असमजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों के आदान प्रदान की क्रिया जीन विनिमय कहलाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जीन विनिमय के बारे में सर्वप्रथम वाटसन और पुन्नेट ने बताया। और क्या बताया? कि समजात गुणसूत्र और असमजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों के जो आदान प्रदान की क्रिया है उसे हम जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय की क्रिया अर्धसूत्री फर्स्ट। देखो बेटा, आपने 11th क्लास में कोश का विभाजन पढ़ा था, उसके अंदर कोश का विभाजन 3 प्रकार का था: असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की उपप्रावस्था, जो प्रोफेज अवस्था थी वो 5 में होती थी, तो उपप्रावस्था पैकाइटीन प्रावस्था में होती है। जीन विनिमय की क्रिया मियोसिस फर्स्ट की उपप्रावस्था पैकाइटीन प्रावस्था में होती है। और गुणसूत्र के जिस बिंदु पर
जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है, इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर, जिस बिंदु पर जीन विनिमय की क्रिया होती है, उसे काइज़मा कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? काइज़मा कहते हैं। समजात गुणसूत्र और असमजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों के आदान प्रदान की क्रिया जीन विनिमय कहलाती है तथा जीन विनिमय की जो क्रिया है यह अर्धसूत्री फस्ट की उपप्रावस्था पैकाइटिन प्रावस्था में होती है और गुणसूत्र के जिस बिंदु पर जीन विनिमय की क्रिया होती है उसे काइज़मा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रकार, जीन विनिमय के प्रकार। बेटा जीन विनिमय 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है आपका एकल जीन विनिमय, दूसरा है आपका 2 जीन अर्थात दोहरा जीन विनिमय, और तीसरा था आपका बहुजीन विनिमय। पहला है आपका बेटा एकल जीन विनिमय। जब जीन विनिमय की क्रिया में एक अर्धगुणसूत्र भाग लेता है तो उसे एकल जीन विनिमय कहते हैं। जब जीन विनिमय की क्रिया में एक अर्धगुणसूत्र भाग लेता है तो उसे हम एकल जीन विनिमय कहते हैं। इसमें केवल एक काइज़मा बनती है। कितनी बनती है बेटा? एक काइज़मा बनती है। दोहरा जीन विनिमय की बात करें हम, जब जीन विनिमय की क्रिया में 2 गुणसूत्र, कितने बेटा? 2 गुणसूत्र या 4 अर्धगुणसूत्र भाग लेते हैं तो उसे हम दोहरा जीन विनिमय कहते हैं। इसमें बेटा 2 काइज़मा बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2 काइज़मा बनती हैं। और बहुजीन विनिमय की बात करें तो इसमें 2 से अधिक काइज़मा बनती हैं। किससे अधिक? 2 से अधिक काइज़मा बनती हैं। ठीक है बेटा, अब काइज़मा की बात क्या है? देखिए बेटा, एक अर्धगुणसूत्र ये होता है, ठीक, और ये पूरा गुणसूत्र हो गया, ये गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है। अब एक गुणसूत्र ये हो गया बेटा, ठीक है। अब जिन गुणसूत्र नॉन सिस्टर और सिस्टर नॉन सिस्टर, ये अर्धगुणसूत्रों के भाग हैं, तो इनके मध्य जब जीन विनिमय होगा, अब देखिए बेटा इसमें कितने 2 गुणसूत्र भाग ले रहे हैं, कितने 2 और 4 अर्धगुणसूत्र हैं, कितने 4। तो जिस बिंदु पर ये गुणसूत्र हो गया साहब, जिस बिंदु पर अब ये बिंदु बन गया साहब, ये वाला बना कि नहीं, ये जो बिंदु है इस बिंदु को काइज़मा कहते हैं। क्या कहते हैं? काइज़मा। एक अर्धगुणसूत्र भाग ले रहा है तो 1 बन गई, अगर अब ये दोनों लेंगे तो ये 2 बन गए, और बहुजीन में 1 से अधिक, जब काइज़मा 2 से अधिक काइज़मा बनेंगी तो उसे हम बहुजीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय के बारे में फिर सुनिए बेटा दोबारा आप, कि वाटसन और पुन्नेट ने जीन विनिमय के बारे में बताया, और क्या बताया बेटा कि गुणसूत्रों पर स्थित जो जीन हैं, अर्थात जीनों के मध्य आदान प्रदान की जब क्रिया होगी, अर्थात समजात गुणसूत्र और असमजात गुणसूत्रों के मध्य जब जीनों के आदान प्रदान की क्रिया होती है तो उसे हम जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय की क्रिया मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री प्रथम की उपप्रावस्था पैकाइटिन प्रावस्था में होती है, और जिस बिंदु पर, अर्थात गुणसूत्र के जिस बिंदु पर
जीन विनिमय की क्रिया होती है उसे काइज़मा कहते हैं। ये वाली काइज़मा। जीन विनिमय के प्रकारों की बात करें तो एकल जीन विनिमय, जब जीन विनिमय की क्रिया में एक अर्धगुणसूत्र भाग लेता है अर्थात एक काइज़मा बनता है उसे एकल जीन विनिमय कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो ये साहब एक अर्धगुणसूत्र, ठीक है साहब, अगर एक ही भाग लेगा, अगर एक ही, तो इसको हम एकल जीन कहेंगे। दो के अंदर ये भी भाग लेगा और ये भी भाग लेगा तो ये दो हो गए, और बहुजीन में क्या हो जाएगा, दो से अधिक काइज़मा बनेंगी। एकल जीन विनिमय में एक काइज़मा बनेगी, दोहरा जीन विनिमय में दो काइज़मा बनेंगी, और बहुजीन विनिमय में दो से अधिक काइज़मा बनती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा जीन विनिमय का महत्व। क्या आएगा, जीन विनिमय का महत्व। तो सबसे पहली बात, जीन विनिमय की जो क्रिया है वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मकों का निर्माण होगा तो उसे हम जीन विनिमय कहते हैं।